शुक्रिया अभिषेक जी। बिल्कुल ये आखिरी सत्र है और आज दिन भर हमने बिहार के सियासी नब्ज को समझने की कोशिश की है। इस वक्त अशोक चौधरी जी इस वक्त हमारे साथ हैं। आप राष्ट्रीय महासचिव हैं जेडीयू के और ग्रामीण कार्य मंत्री बिहार सरकार के। बिहार के वरिष्ठ नेताओं में आपकी गिनती होती है, तो बहुत स्वागत है अशोक चौधरी जी आपका जी मीडिया के इस बड़े मंच पे। थैंक यू वेरी मच। तो एक बार कार्यक्रम का नाम है अब की बार किसकी सरकार, और जितने भी मेहमान सुबह से आए हैं पहला सवाल हमने उनसे यही किया है, अब की बार किसकी सरकार? बिल्कुल एनडीए की सरकार बनेगी। वी आर वेरी श्योर। हम लोग बहुत आश्वस्त हैं इसके लिए। बिल्कुल ठीक है। चलिए पहला सवाल तो आपने बता दिया, लेकिन ये कहा जा रहा है कि 20 साल से आप लोग सत्ता में हैं और ये कहा जाता है कि लंबा वक्त, अगर सियासी तराजू पर तौलें इस अवधि को, तो एक लंबा वक्त होता है 20 साल का। इसके बाद फिर चुनाव है, तो इसको थोड़ा एक्सप्लेन करिए कि किस तरीके से, अगर 2025 नीतीश कैसे? ये देखिए, अगर आप देखिएगा कि किन परिस्थितियों का बिहार नीतीश जी को मिला था और अभी बिहार की क्या स्थिति है, तो बड़ा स्पष्ट होगा उसमें कि कैसे उन्होंने बिहार को बदला है। और अगर बिहार बदला है तो उसमें नीतीश जी की बड़ी भूमिका है जी। और बिहार को जब नीतीश कुमार को ये बिहार मिला था तो बिहार का विकास दर 2.5 का था और आज जो बिहार का विकास दर है वो 10.4 का है। पूरे हिंदुस्तान में सबसे तेज गति से विकास दर से चलने वाला राज्य बना है। और जब बिहार मिला था नेता को, तब इस बिहार में 118 नरसंहार थे, इस बिहार में अगड़ा पिछड़ा की लड़ाई थी और आज 20 वर्षों में ना तो कोई नक्सलवाद का घटना हुआ है, ना कोई नरसंहार का घटना हुआ है, ना कोई हिंदू मुस्लिम के झगड़े का घटना हुआ है। तो जिस सोशल इंजीनियरिंग के साथ इन्होंने बिहार को 20 साल में बनाया है, और 20 साल में न सिर्फ बनाने का काम बल्कि हर एक सेक्टर में, चाहे वो एजुकेशन हो, मूलभूत संरचना हो, एग्रीकल्चर हो, हर सेक्टर में उन्होंने बिहार को डेवलप किया है, आगे बढ़ाया है। तो 20 साल में, आज भी 20 साल में अगर आप ग्रामीण इलाकों में जाइएगा तो कहीं आपको एंटी इनकम्बेंसी नीतीश कुमार की नहीं दिखेगी। जो नीतीश कुमार का घोर से घोर विरोधी है वो भी ये कहता है कि नीतीश जी ने बहुत काम किया। तो जो भी व्यक्ति है या जो प्रजातंत्र और लोकतंत्र में, तो लोग डेवलपमेंट चाहता है ना, कि एक अस्थिर और सुलझे हुए आदमी के हाथ में बिहार होना चाहिए, तो वो नीतीश जी के हाथ में है। तो जिस व्यक्ति ने इस बिहार को पूरी तरह से बदला है, जिस व्यक्ति ने इस बिहार को आगे बढ़ाया है, उस व्यक्ति के हाथ में बिहार है, तो क्यों चेंज करें? नहीं, उसमें ये कहा जा रहा है ना कि जैसे आप विकास करते हैं तो विकास में क्या होता है कि स्काई इज़ द लिमिट। आप एक मतलब कोई ये नहीं कह सकते कि हमने सारा काम कर दिया। जनता की अपेक्षाएं तो बढ़ती जाती है ना, तो ये कितनी बड़ी चुनौती है चुनाव में, आने वाले चुनाव में। ये हमें नहीं लगता है कि हम समझते हैं कि जितने जो सीमित संसाधन हमारे पास थे उसमें जो डेवलपमेंट नीतीश जी ने किया है, हमारे समझते हैं कि बिहार की जनता उससे काफ़ी सेटिस्फाइड है। गठबंधन को लेकर सवाल करेंगे। गठबंधन में क्या सीटों का बंटवारा हो चुका है, या गठबंधन में जेडीयू की भूमिका किस तरीके की देखते हैं आप? जेडीयू की भूमिका सब जैसी हर बार पिछले लोकसभा में रही है वैसे रहेगी। नहीं, वो सवाल मैंने इसलिए किया सर आपसे कि बड़े भाई छोटे भाई को लेकर बहस जुड़वा होती भाई है। हैं हम लोग, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं। हाँ, जुड़वा भाई हैं। नहीं, ये आपने दोबारा गोल कर दिया। ठीक है, चलिए गंभीर सवाल। आज भी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इसी मंच पे जहाँ बैठे वहीं बैठे थे, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार तो अचेत हो गए हैं। सेहत को लेकर विपक्षी बड़े सवाल उठाते हैं, आप लोग रिस्पॉन्ड नहीं करते। यहाँ से कुछ कहना चाहेंगे इस विषय पे? देखिए, नीतीश जी के खिलाफ में कुछ है नहीं इनके पास। ना डेवलपमेंट पे कुछ बोल सकते हैं, ना करप्शन पे कुछ बोल सकते हैं, ना गवर्नेंस पे कुछ बोल सकते हैं। तो नीतीश कुमार के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी करने के अलावा कोई इनके पास रास्ता बचता नहीं है कि नीतीश जी अचेत हैं। तो अगर नीतीश जी अचेत हैं तो इतनी बड़ी प्रगति यात्रा उन्होंने कैसे कर दी? 50,000 करोड़ की योजनाओं को कैसे सैंक्शन किया? अब उस योजनाओं का उद्घाटन कैसे कर रहे हैं? रोज अपने जो उनका जो बेस्ट पेट उनका प्रोजेक्ट्स है, उस प्रोजेक्ट्स को देख कैसे रहे हैं? कैसे इतना बड़ा इंटरनेशनल स्टेडियम राजगीर में उन्होंने बना दिया? आज से 15 वर्ष पहले, अगर आप 20 वर्ष पहले जाइएगा तो आप क्या स्थिति यहाँ बिहार में थी? कोई कभी सोच सकता था कि एशिया कप हॉकी बिहार करा सकता है, वो भी राजगीर जैसे प्रदेश में? तो
जो व्यक्ति के पास कोई टिप्पणी करने का जगह ही नहीं है तो वो व्यक्ति का टिप्पणी करता है जस्ट टू क्रिएट अ स्पेस, पॉलिटिकल स्पेस इन पब्लिक। जनता के बीच में एक राजनीतिक जगह बनाने के लिए उनके ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी करते हैं। ठीक। इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक। अभी उपराष्ट्रपति चुनाव का नतीजा आया है और सीपी राधाकृष्णन चुनाव जीते तो आपका बयान आया कि ये प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की स्वीकार्यता है। ऐसा आपने क्यों कहा? नेचुरली सब लोग कहते थे जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एक जज को उम्मीदवार बनाया था और जो बहुमत आया है, जो एक्सपेक्टेड बहुमत था, अगर हमारे पास 10 वोट थे और मेरे वोट बढ़ गए तो कहीं ना कहीं तो पॉलिटिकल मैनेजमेंट और लीडरशिप की स्वीकार्यता ही ना कही जाएगी। नहीं, अब अशोक चौधरी जी, पूरा बिहार जानता है कि आप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कितने करीबी हैं, ये कोई छिपी हुई बात नहीं है। तो इस बार 2025 में जेडीयू का सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहने वाला है? ये हम तो पहले भी कह रहे हैं, जब नेता आए थे बिहार में तो बिहार का प्रति व्यक्ति आय 7,000 रुपया था और आज बिहार का प्रति व्यक्ति आय 66,000 रुपया है। और जब नेता आए थे तो 40% लोग गरीबी रेखा से नीचे थे, आज 16% लोग नीचे हैं। 30% लोगों को उन्होंने गरीबी रेखा से ऊपर उठाया है। और अगर हम अभी भी हम नई जो व्यवस्था बनाना चाहते हैं उसमें हम चाहते हैं कि जो हमारा 66,000 प्रति व्यक्ति आय है वो 1 लाख प्रति व्यक्ति आय हो। अभी हम लोगों का लगभग 3 लाख के आसपास, हमारा 3 लाख करोड़ के आसपास हमारा MOU साइन है इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट में। हमारा इंडस्ट्रीज़ लगाना है। हम 1 करोड़ नौकरी के लिए हमने जनता से वादा किया है और कैसे हम आर्थिक संपन्नता की ओर इस बिहार को ले करके जाएं, उस पर हमें काम करना है। क्योंकि हमने मूलभूत संरचना बना दिया है। अब हमारे यहाँ बिजली है। जो लोग एक मोबाइल चार्ज करने के लिए 10 किलोमीटर जा करके जहाँ जनरेटर चलता था वहाँ 10 रुपया 20 रुपया दे के मोबाइल चार्ज करते थे, आज पूरे गांव में कहीं भी चले जाइए 22 घंटा 23 घंटा बिजली रह रही है। ये कैसे संभव हुआ? 7,000 पर मेगावाट, 700 मेगावाट बिजली पर डे खपत होता था जब नीतीश कुमार ने इस बिहार की बागडोर संभाली थी। आज 25 साल में 8,800 मेगावाट बिजली प्रतिदिन बिहार खर्च कर रहा है। तो इसी से समझिए कितना फर्क है। डेवलपमेंट का क्या प्रोसेस है, कैसे हमने बिहार को आगे बढ़ाया है। तो हमने मूलभूत संरचना बनाया है, अब हमको एक बड़ा छलांग आर्थिक संपन्नता का लेना है। वो 5 साल में हमारा स्कीम है कि हम इसको आर्थिक संपन्नता की ओर आगे बढ़े। ठीक। एक महत्वपूर्ण सवाल है, चूँकि आपने जिक्र किया, ये लगातार बोला जा रहा है अपोजिशन की तरफ से, आरजेडी की तरफ से, कि हमारी योजनाओं को कॉपी कर लेते हैं। मतलब एक तो उन्होंने इस टर्म का भी इस्तेमाल किया कि चीफ मिनिस्टर नहीं चीफ मिनिस्टर हैं। तो हमने डोमिसाइल की बात की, डोमिसाइल लागू कर दी। हमने कहा पेंशन बढ़ाएंगे, उन्होंने पेंशन बढ़ा दिया। हमने युवा आयोग की बात की, उन्होंने युवा आयोग बना दिया। तो एक तो इसका असर कितना देखते हैं आप चुनाव पे, और उनके आरोपों पर आपको क्या कहना है? देखिए, जितना तेजस्वी जी की उम्र है उससे ज़्यादा समय से नीतीश कुमार भारत सरकार और बिहार सरकार चला रहे हैं, मुख्यमंत्री हैं, राजनीति कर रहे हैं। तो अब तेजस्वी यादव अगर ये बात कहें कि हमारे योजनाओं को कॉपी कर रहे हैं, मैं पूछता हूं कि जब हर घर नल का जल की योजना नीतीश जी ने लाया तब तेजस्वी जी कहाँ थे? जिस समय पोशाक योजना लाए तब तेजस्वी जी कहाँ थे? हर घर बिजली की योजना लाए तब तेजस्वी जी कहाँ थे? हर घर नली गली लाए तब तेजस्वी जी कहाँ थे? इस प्रदेश में 20 लाख नौकरी, 10 लाख रोजगार और 10 लाख नौकरी की जब घोषणा की तब तेजस्वी जी कहाँ थे? ये तो एक परसेप्शन बनाने की कोशिश की जा रही है ना। योजनाओं के मास्टर नीतीश कुमार हैं। पूरे हिंदुस्तान में सबसे पहले शौचालय स्वच्छ लोहिया मिशन नीतीश कुमार ने शुरू किया, जब यहाँ पर मात्र 3% लोगों के घर में शौचालय थे और आज 96% घरों में शौचालय हैं। तो जो लोग, जो पायनियर है इस प्रदेश में, जीविका योजना नीतीश कुमार ने शुरू किया, बाद में भारत सरकार ने आजीविका के नाम से उसको एक्सेप्ट किया। तो जो आदमी योजना बनाने में मास्टर है, अब ये बताइए कि ये महिला मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना 10,000 रुपया हम दे रहे हैं अभी, और 6 महीने के अंदर 2 लाख रुपया देंगे। ये योजना हिंदुस्तान में किसी राज्य सरकार ने लाया? लोग 200 रुपया, 2,000 रुपया, 2,500 रुपया खाते में दे रहे हैं। हम स्वरोजगार क्रिएट करने की बात कर रहे हैं, हाउ टू क्रिएट अ लाइवलीहुड इन अ फीमेल हाउस। तो जो आदमी डिफरेंट, बोलने के लिए तो प्रजातंत्र है, हर कोई बोल सकता है, कुछ भी बोल सकता है कि हमारी योजना कॉपी कर रहे हैं, हम नौकरी दें। मैं भवन निर्माण मंत्री रहा 4.5 साल, बहुत सी योजना हमारे समय में शुरू हुई, लेकिन उद्घाटन के समय हम नहीं थे। अब मंत्री जो रहते हैं उनका उद्घाटन में लगता है, तो अब ये कहे मंत्री कि हम बना दिए,
तो ये कैसे संभव है? कॉन्सेप्ट हमने बनाया, यूटिलाइज हमने किया। अब जिस समय नौकरी का पर्चा बट रहा था तो तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री थे, तो ये कहना कि हमने नौकरी बांट दी, ये समझना होगा ना। इस प्रदेश में जब इनके पिताजी के पास सरकार थी तो इस प्रदेश में मुख्यमंत्री आवास में लौंडा नाच होता था, इस प्रदेश में लाठी गुलावन तेल पिलावन रैली होता था, कोई प्रगति यात्रा नहीं होती थी। इस प्रदेश में चरवाहा विद्यालय बनाया गया था कि चरवाहा विद्यालय बनाने का काम करेंगे और गरीब के बच्चे भैंस पर बैठ के पढ़ाई करेंगे। पूरे हिंदुस्तान में अनोखा योजना था यहाँ। और नीतीश कुमार आए तो IIT, BIT, NIT, चंद्रगुप्त मैनेजमेंट संस्थान, आर्यभट्ट नॉलेज विश्वविद्यालय, पूर्णिया में विश्वविद्यालय, मुंगेर में विश्वविद्यालय। तो थॉट प्रोसेस का भी तो फर्क है। ठीक है, बिल्कुल। अभी हाल में वोटर अधिकार यात्रा हुई है अशोक जी, और ये सवाल आपसे इसलिए कर रहा हूँ, वोट चोर, SIR, क्योंकि राहुल गांधी यहाँ आए, राहुल गांधी के कभी आप भी करीबी रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट कितना देखते हैं बिहार के चुनाव पे, और ये कितना बड़ा मुद्दा है वोट चोरी का, SIR का बिहार के चुनाव में? कोई मुद्दा नहीं है। ये लोग मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे पिछले लोकसभा में संविधान खतरे में है, आरक्षण खत्म हो जाएगा, कहीं ना कहीं भ्रम पैदा करने की कोशिश की है, लेकिन उसका असर तो पड़ा नहीं। उसका असर था, हम कहाँ कह रहे हैं, हम डिनाई नहीं कर रहे हैं, उसका असर था, क्योंकि लोग को कहीं ना कहीं कुछ लोगों को उन्होंने आकर्षित कर लिया और भ्रम पैदा कर दिया। लेकिन इस बार क्योंकि जब वोटर लिस्ट में जब हमारा नाम, आप कहिएगा अशोक जी आपका नाम चोरी हो रहा है, एक भी आदमी का नाम बताइए बिहार में जो विपक्ष में है जिन्होंने अपना नाम नहीं ऐड कराया, कोई भी ऐसा नेता का बताइए, अपना, अपनी पत्नी का, अपने माँ का, अपने बाप का, सब लोगों का नाम ऐड कर दिया, बाकी को कह रहे हैं तुम्हारा वोट चोरी हो रहा है। क्यों वोट चोरी होगा? 98% लोग ऑलरेडी वोटर बन चुके हैं, 2% लोग हैं जो डबल हैं, वो अपना विड्रॉ कर रहे हैं, जिनके डेथ हो गया है वो उनका नाम काटा जा रहा है, या फिर कोई यहाँ से शिफ्ट कर गए हैं उनका नाम काटा जा रहा है। वो भी हम समझते हैं कि 10-15 दिन में कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा जब वोटर लिस्ट निकलेगा। आप तभी तक कह सकते हैं कि बाघ आया, बाघ आया, जब तक कि बाघ को आप जब जाइएगा घर में देखने बाघ है ही नहीं, तो आपको समझ में आएगा कि ये तो झूठा बात है। ये वोटर जो SIR का मुद्दा उठा रहे हैं, ये मुद्दा चलेगा ही नहीं। बिल्कुल। जिस व्यक्ति ने इस प्रदेश में हर एक गरीब के घर में, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, सबके घर में बिजली लगाने का प्रयास किया, सबके घर में नल का जल देने का काम किया, सबके घर में नली गली बनाने का काम किया, वो व्यक्ति उस आदमी का वोट कैसे चोरी कर सकता है? भाई, दे आर द रियल वोटर ऑफ नीतीश कुमार। बिल्कुल सही बात है। चलिए, एक महत्वपूर्ण सवाल अशोक जी, चूंकि आप जनता दल यूनाइटेड के प्रमुख रणनीतिकारों में से एक है, हम लोग ऐसा मानते हैं, तो प्रशांत किशोर का कैसा असर देखते हैं आप? PK फैक्टर कितना है बिहार के चुनाव में? और बहुत गंभीर आरोप भी आप पे लगाए थे, आप मानहानि की बात भी कर रहे थे। यानी हमने मानहानि का बात नहीं किया, हमने तो केस कर दिया। हमने तो केस कर दिया। अच्छा, PK फैक्टर कितना है बिहार के राजनीति में, बिहार के चुनाव? कोई फैक्टर नहीं है, कोई फैक्टर ही नहीं है, कोई फैक्टर नहीं है। अगर PK फैक्टर बिहार में काम करने लगेगा तब तो रिलायंस भी आ जाएगा, अंबानी डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया वो भी खोल देंगे, और उधर से अडानी रिपब्लिक पार्टी भी आ जाएगी। तो यही दोनों लोग राजनीति करने लगेंगे, पैसे से ही राजनीति होने लगी। तो नहीं, अब देखिए राजनीति में क्या होता है अशोक जी कि पब्लिक को सामने देखकर सब हाँ में हाँ मिला ही लेते हैं, चाहे कैसे भी लोग हों, लेकिन आप कई बार बेबाक बयान कर देते हैं। आपने भी हाल ही में दरभंगा में कह दिया कि आपका वोट नहीं चाहिए, मतलब ये इसको सियासी साहस कहें, क्या कहें इसको? ये देखिए, आप समझ, जब आप जनता के बीच रहते हैं लगातार, तो आपको समझ में आता है कि कोई आपको बुली करने आ रहा है या कोई आपका रियल में कोई आपको किसी को इशू है। तो जहाँ पर हम 200 करोड़ की योजना लेकर के गए थे, वहाँ पर 2 करोड़ की योजना के लिए कोई अगर पूरे मीटिंग को खराब करने का प्रयास कर रहा है, इट मीन्स कि दैट दे आर स्पॉन्सर्ड। तो जो भी स्पॉन्सर्ड है उसको तो हेड ऑन लेना पड़ेगा ना। आप ये तो नहीं ना कह सकते नहीं नमस्ते भैया हम समझाते हैं। जो स्पॉन्सर्ड लोग हैं और जानबूझ करके मीटिंग को खराब करने की कोशिश कर रहा है, जहाँ पर 7,000 लोग हैं वहाँ 5 लोग ये प्रयास कर रहा है कि भाई किसी तरह से ये मीटिंग भंडोला हो जाए, तो उसको तो हेड ऑन लेना पड़ेगा। तो मैं तो कह ही रहा हूँ कि ये साहस सब में नहीं आता ना, ये मैं तो कह ही रहा हूँ कि आप ये साहस क्यों करते हैं बार बार? नहीं, हम कमिटेड लोग हैं, हम जानते हैं जनता के लिए आए हैं और जनता के लिए ही हमें काम करना है, और जनता ही हमको सर पे चढ़ाता है और जनता सर से उठा नीचे गिराता है। इसीलिए जनता की नब्ज को हम लोग समझते हैं कि कौन क्या चाहता है, कौन क्या कहना चाह रहा है। तो वो जब स्पॉन्सर्ड था और किसी पार्टी विशेष से जुड़ा हुआ लोग हल्ला कर रहा था, तो उसको तो उसी हिसाब से टैकल करना पड़ता है। ठीक।
ये आर्थिक जातीय सर्वे हुआ था बिहार में, बिहार सरकार ने कराया था, नीतीश कुमार ने ही कराया था, और चुनाव बिल्कुल सामने है अशोक जी। ऐसे में दलितों की बड़ी बात होती है, दलितों की, महादलितों की। अभी जीतन राम मांझी भी आए थे, वो तमाम वर्गीकरण की बात कर रहे थे। तो दलित जितना बड़ा मुद्दा होता है, क्या उससे चुनाव के बाद उतना मिल पाता है? देखिए अभी ये भी एक दिन का सवाल नहीं है, सालों का अनुभव बताइएगा। देखिए अभी भी पूरे देश में रिपोर्टेड रेप केस जो है वो दलितों पर सबसे ज़्यादा है। अनरिपोर्टेड छोड़ दीजिए, सिर्फ रिपोर्टेड का ही बता रहे हैं। तो अभी भी जो आवाज़ और जो एक जिसको विरोध प्रकट करने की क्षमता जो है वो निश्चित रूप से दलितों में कम है। कि जिस तरह से विरोध समाज में उनके बुराइयों के लिए, जबकि सरकार ने बहुत से एक्ट बनाए, उनको प्रोटेक्शन दिया, फिर भी है इस तरह की बात। लेकिन है कि सरकार अब हम जैसे अब माननीय नेता नीतीश कुमार जी आए तो सबसे पहले उन्होंने एकल पद पर आरक्षण दिया, जिसमें अनुसूचित जाति जनजाति को भी आरक्षण दिया। तो जो लोग कभी मुखिया बनने का सपना देखते थे, आज वो मुखिया बने हुए हैं, जिला परिषद के अध्यक्ष बने हुए हैं। तो परिस्थितियां बदली है। और नक्सलवाद अगर बिहार में ख़त्म हुआ है तो उसका सबसे बड़ा कारण है नीतीश कुमार का सोशल इंजीनियरिंग, और उसके माध्यम से उन्होंने नीचे तबके तक लोगों को इम्पावर करने का प्रयास किया है। तो अभी और उस पर काम करने की ज़रूरत है। और क्योंकि हमारा पॉपुलेशन लगभग बिहार में 20% का है और आबादी भी बड़ी है, तो उस पर काम हो रहा है। और हम समझते हैं कि आने वाले समय पर और लोगों, अब जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज हमारे यहाँ बनाए गए, IIT बनाई गई, पॉलिटेक्निक बनाए गए, तो इन सब में भी आरक्षण का प्रावधान किया गया है। और सरकार जो है अपने पैसे पर लोगों को पढ़ाने का प्रयास कर रही है। तो जिनमें पोटेंशियल है उनको प्रोत्साहित करने का कोशिश भी किया जा रहा है। ठीक, तो चलिए, अब की बार अगर एनडीए सरकार, अशोक चौधरी जी, तो नंबर क्या रहेगा? कुछ दावा करके जाइए, चुनावी मंच है और ये कार्यक्रम हमने इसलिए किया है। नहीं, हम तो ये मानते हैं कि जिस तरह का लोगों का भाव दिख रहा है, क्योंकि अभी तक हमने लगभग 40-42 विधानसभाओं का हम मीटिंग कर चुके हैं, कि हम, मेरा अपना मानना है कि 2010 का रिकॉर्ड टूटेगा इस बार।